हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा, हम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पिछले कुछ समय से जो विभिन्न घटकों का हमने अध्ययन किया है, जिसमें मुख्य रूप से हमने कक्षा 8वीं में जो अपनी संसदीय प्रणाली हमारे देश में चलती है शासन की, उसके बारे में हमने खूब विधिवत जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त की। सबसे पहले हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जाना। उसके पश्चात हमने शासन व्यवस्था के जो प्रमुख अंग हैं शासन संस्था के, जिसमें व्यवस्थापिका, उसके अंतर्गत भारत की संसद का अध्ययन किया। उसके बाद दूसरा जो था केंद्रीय कार्यकारी मंडल, हमने उसके बारे में अध्ययन किया अच्छी तरह। और हमारे शासन संस्था का जो तीसरा प्रमुख स्तंभ है, बहुत मजबूत स्तंभ, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, तो पिछले घटक में हमने भारत की न्यायपालिका के बारे में अध्ययन किया था। हमने जो पिछले पीरियड में घटक लिया था, तो भारत की न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायपालिका की हमको आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि न्यायपालिका की हमको क्यों आवश्यकता है। और उसके पश्चात हमारी न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो न्यायपालिका की आवश्यकता के विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा किया था। और जब हम न्यायपालिका की रचना में आते हैं, तो न्यायपालिका की संरचना में सबसे पहले हमारी सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है, हमने उसके बारे में विस्तार से खूब अध्ययन किया था। उच्चतम न्यायालय की रचना कैसे है, वहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उनके अधिकार क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, इत्यादि विषयों के बारे में हमने खूब अच्छी तरह से विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा की थी। आज भी हम उसी पाठ में भारत की जो न्यायपालिका है उसके कुछ आगे के घटक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा घटक है, हमने पिछले चैप्टर में उच्चतम न्यायालय तक पढ़ा था। और जब हम संरचना देखते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालय। तो आज हम लोग उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, जैसे आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश के लिए, भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है, अंतिम न्यायालयीन व्यवस्था है। हर जगह से गुजरने के बाद न्यायिक प्रक्रिया से, जिले से, हाई कोर्ट से आदमी सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। उसके बाद हमारे पास और कोई प्रक्रिया नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दे देता है उसे हमको मानना पड़ता है। दूसरे स्तर पर जब हम देखते हैं, तो भारत जो है वह राज्यों का एक संघ है। अनेक घटक राज्य हैं, तो घटक राज्यों का एक संघ है भारत। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान में है। भारत में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य हैं, घटक राज्य, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, लगभग 9। तो इन सभी को मिला करके वर्तमान समय में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। आपको लगेगा जब 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उच्च न्यायालय केवल 24 ही क्यों हैं? कई घटक राज्य बहुत छोटे हैं, उनको दूसरे राज्यों के साथ संबद्ध किया गया है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है, आपको मालूम है? महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। हमारा उच्च न्यायालय जो महाराष्ट्र का है वह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और इसकी एक शाखा यानी खंडपीठ, जिसको न्यायालयीन भाषा में कहते हैं, औरंगाबाद में भी कार्यरत है। अर्थात वो क्यों होता है? क्योंकि उधर के लोगों को बहुत ज्यादा यात्रा करके इतनी दूर तक न आना पड़े, उनको सुविधा मिले, न्यायिक प्रक्रिया सरलता से उन तक पहुंच सके, इसके लिए
खंडपीठ औरंगाबाद भी स्थापित की गई है, जो महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का एक भाग है। अब जो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है, इसमें महाराष्ट्र प्रदेश और इसके साथ साथ गोवा राज्य भी अटैच है। महाराष्ट्र और गोवा, जब भी हम न्यायालयीन प्रक्रिया की बात करते हैं, हमारा जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है महाराष्ट्र का, उसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दादरा नगर हवेली है, दमन है, दीव है, इतने क्षेत्रों को समाहित करता है। तो इसी प्रकार से और कई उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक राज्यों का समावेश है, अर्थात कई कई उच्च न्यायालय है जहां 2 राज्यों का समावेश होता है। मुंबई का आपने देखा, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इतने क्षेत्रों को समावित करता है। दूसरा उदाहरण भी आपको इसका मिल सकता है, पंजाब एंड हरियाणा। आप देखिए, दोनों पड़ोसी राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। तो पंजाब और हरियाणा दोनों का एक साथ हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो इस तरह से आप ये जान लीजिए कि जो उच्च न्यायालय है हमारे देश में, कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय की संरचना भी ऐसी होती है, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय की नियुक्ति, जैसे आपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखा था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो उच्च न्यायालय में जो एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं, उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हमने पिछली बार भी चर्चा में कहा था, सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो ये हो गई उनकी नियुक्ति। उनका कार्यकाल आप देखेंगे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में आपने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यह उम्र सीमा 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं। एक विशेष परिस्थिति जिसमें अगर किसी न्यायाधीश का आचरण संविधान विरुद्ध जाता है, अर्थात उसका कार्य ऐसा है जिससे संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन होता है, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो संसद को, भारत की संसद को यह विशेष अधिकार होता है कि वह महाभियोग लगा करके, अर्थात उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर संसदीय प्रक्रिया से महाभियोग द्वारा उनको पद से हटा सकती है। अर्थात इसका ये मतलब नहीं है कि आपको या किसी को एक बार हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया तो आप चाहे जो करें, आपको कोई हटा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सभी पदों की अपनी मर्यादाएं और अपनी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। न्यायाधीशों के संदर्भ में भी यह मर्यादा निर्धारित है। यदि कोई न्यायाधीश, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो या उच्चतम न्यायालय का हो, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसके कृत्यों से, उसके कार्यों से संविधान की मूल भावना आहत होती है, तो संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें अपने पद से हटा सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कैसा होता है, उनका वेतन भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बताया था कि भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है, उस पर कोई संसद में या अन्य कहीं जगह पे चर्चा नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय के क्या कार्य होते हैं। सभी जो 24 उच्च न्यायालय विभिन्न घटक राज्यों में स्थापित हैं, वो क्या कार्य करते हैं, इस पर हमको ध्यान देना है। तो आप देखिए, उच्च न्यायालय के कार्य में जो सबसे पहला कार्य है, अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने और देख रेख का अधिकार या कार्य। उच्च न्यायालय जो किसी घटक राज्य में है, उसके जो अधीन आने वाले न्यायालय हैं, उन्हीं को कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। उसके अंडर में
उसके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले जो न्यायालय हैं, अर्थात प्रत्येक जिले के न्यायालय जो होते हैं, जिला कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जो घटक राज्य का हाई कोर्ट होता है, उस राज्य में आने वाले सभी जिला न्यायालय उस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो उनके ऊपर नियंत्रण रखना, उनके लिए गाइडलाइन अर्थात दिशा निर्देश जारी करना, उनके कार्यों की देखरेख करना, ये उच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य होता है। दूसरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश देने का अधिकार। संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को बेहतर जीवन जीने के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिनको हम मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। समता, स्वतंत्रता, ये सब, शोषण से मुक्ति, ये सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी संगठन द्वारा, किसी सरकार द्वारा, तो हम सीधे न्यायालय से मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं। याद रखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित हमारा जब कोई आवेदन न्यायालय में पहुंचता है तो वह सिर्फ दो न्यायालयों में जाता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, अर्थात या तो हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो हाई कोर्ट्स हैं वे भी सीधे सरकारों को आदेश देने का काम कर सकती हैं, उन्हें अधिकार प्राप्त होता है, वो किसी भी राज्य को, घटक राज्य को या केंद्र सरकार के प्रति भी अपने आदेश पारित कर सकते हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व उच्च न्यायालय के ऊपर होता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं। यह भी एक देखिए प्रक्रिया है कि जो राज्य में, उस घटक राज्य में जितने जिला न्यायालय होते हैं, तो जब वहां पर डिस्ट्रिक्ट जजेस अर्थात जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है, उस घटक राज्य के राज्यपाल जब संबंधित राज्य के सभी जिला न्यायालयों में जब भी उनको जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ती है तो वो हाईकोर्ट के परामर्श पर करते हैं, उच्च न्यायालय से सलाह मशवरा लेकर के, उसके बाद ही वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का अपना कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, उसकी संरचना है, उसी प्रकार दूसरे स्टेप में उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उनका अपना कार्य क्षेत्र है, और इस तरह से वो अपने अपने क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। जनता को न्याय देने का कार्य हमारे न्यायालय करते हैं। तीसरे घटक में जब हम आते हैं, तब उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, आप देखेंगे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध होता है। देखिए, आम जनता जो है, आम पब्लिक का न्यायालय से जो पहला सामना होता है वो यहीं से शुरू होता है, जिला या तहसील। जैसे प्रत्येक जिले में एक जिला कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला न्यायालय होता है, इसी तरह प्रत्येक तालुके में भी दुय्यम न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय की व्यवस्था होती है, तहसीलों में भी। तो छोटे मोटे विवाद लेकर के आदमी पहले तहसीलों में जाते हैं, वहां नहीं हल होता है तो जिला न्यायालय में जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, व्यक्तियों के विवाद जो होते हैं, जो नागरिकों के अधिकार संबंधी, चाहे वो आपराधिक हो, दीवानी हो, माल मत्ता से संबंधित हो, जिस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे, ये सारे मुकदमे देश के सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मुकदमा जाएगा, इसकी अपनी मर्यादा निर्धारित होती है। जैसा मैंने कहा, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार से संबंधित है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो लोगों के निजी छोटे छोटे मामले होते हैं, तो ये पहले तहसील न्यायालय या जिला न्यायालय में जाते हैं। इसलिए आम जनता का सर्वाधिक संबंध या वास्ता जिसको कहें, तो जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों से ही होता है। प्रत्येक जिले में, जो भी राज्य हैं, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जो जिला न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जैसे हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश को माने हम उनका वहाँ मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। उसी तरह जिले के न्यायालय में भी एक मुख्य होता है, मुखिया होता है उसका, जिसको हम जिला न्यायाधीश कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय और एक मुख्य उसका न्यायाधीश होता है, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश कहते हैं। उसके पश्चात तालुका स्तर की न्यायिक व्यवस्था होती है। तो इस तरह से लोगों का उनसे प्रतिदिन का संबंध होता है। अपने अपने विवादों के हल के लिए आम जनता पहले इसी जिला न्यायालय या तहसील न्यायालय की ओर जाती है और आगे वहां से निर्णय यदि उसके अनुकूल नहीं मिलता है, उनको वहां से उनके उसके निर्णय से संतुष्टि नहीं होती है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आगे तक जा सकते हैं। यह सुविधा सभी को है। अब आइए देखते हैं भारत की कानून पद्धति की शाखाएं। ये जो विवाद हम न्यायालयों में लेके जाते हैं, तो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कानून पद्धति की दो मुख्य शाखाएं, एक है दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून। समझ रहे? क्रिमिनल और सिविल दो, पहला जो सिविल और दूसरा क्रिमिनल। तो दीवानी कानून और फौजदारी कानून ये भारत की कानून पद्धति की दो प्रमुख शाखाएं हैं। आप जब इसका ज्ञान अच्छी तरह लेंगे, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी जब आप प्राप्त करेंगे, तब आपको आगे की सारी प्रक्रियाएं अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। इसमें हम जो सबसे पहले लेंगे दीवानी कानून। तो दीवानी कानून क्या होता है? लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद, इन विवाद है, भाड़ा पट्टा है, विवाह विच्छेद है इत्यादि। तो लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद। अब आपको लगेगा जैसे आपकी जमीन है, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, नहीं छोड़ रहा है, किसी तरह का किसी प्रॉपर्टी का, मालमत्ता का भाड़े संबंधी विवाद है। कुछ लोगों का आप देखते हैं शादी विवाह के पश्चात पति पत्नी में नहीं जमती है, नहीं पटती है, वो अलग होना चाहते हैं, तलाक जिसको हम कहते हैं लेना चाहते हैं, उसके लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। तो इस तरह के जितने विवाद होते हैं उनको हम दीवानी कानून के अंतर्गत में देखते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपको न्यायालय में जाकर के पहले याचिका दायर करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं मुकदमा दायर करना। तो आप जिला न्यायालय में या जैसा उस विवाद का उसकी जो सीमा हो उसके आधार पर दुय्यम न्यायालय यानी तहसील स्तर के न्यायालय में या जिला न्यायालय में आपको जाकर के अपनी याचिका दायर करनी पड़ती है, मुकदमा दायर करना पड़ता है। इसके बाद न्यायालय उस पर सुनवाई करते हैं और अपना निर्णय देते हैं। अर्थात इसमें सीधे सीधे आप न्यायालय में अपनी याचिका दायर करते हैं और उस पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय उस पर विचार करके और अपना निर्णय देते हैं। तो इस तरह से आप दीवानी कानून में देखिए कि जमीन, भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेद, इस तरह के जो सिविल मैटर्स होते हैं वो सारे प्रॉपर्टी के विवाद से संबंधित जितने हैं सब दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है हमारा फौजदारी कानून, इसको हम आपराधिक कानून भी कहते हैं। चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या, दहेज के लिए यातना इत्यादि संबंधी मामले फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। जैसे दो लोगों में मारपीट हो जाती है, आप देखते हैं किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी के घर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है। एक और बहुत सारे ऐसे विषय आजकल आ रहे हैं, दहेज के लिए यातना। शादी विवाह में एक बड़ी कुरीति हमारे समाज में पहले से चली आ रही थी दहेज की, उसमें हालांकि अब कानूनन दहेज लेना अपराध बना दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से ऐसी घटनाएं देश में सामने आती हैं। शादी विवाह के पश्चात लड़की को प्रताड़ित किया जाता है उस परिवार के द्वारा कि नहीं, आप अपने मायके से इतना दहेज लाइए या अपने पिता से इतना धन मांग कर लाइए। तो इसके लिए अगर उसको कोई यातना दी जाती है
पीड़ा दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, तो ये सारी चीजें फौजदारी कानून यानी आपराधिक कानून के अंतर्गत आती हैं। आपराधिक कानून प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। पहले आपके साथ यदि कोई आपराधिक घटना होती है, समझो आपके साथ किसी ने मारपीट किया या आपके घर चोरी हो गई, ऐसा कुछ हुआ, डकैती पड़ गई, किसी ने आपका कुछ छीन लिया, तो इन तरह के अपराधों में आपको सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। अब एफआईआर का मतलब एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात आपके साथ यह आपराधिक घटना हुई है, इसकी प्रथम सूचना आप पुलिस में दर्ज कराते हैं। पुलिस उस घटना की जांच करती है कि हाँ, वास्तव में जो आपने दर्ज कराया है, जो आपका कथन है, जो आरोप आपने लगाया है, वे कितने सत्य हैं। पुलिस उसकी जांच करती है और उसके बाद पुलिस उस पर चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट अर्थात उसको हम कहते हैं आरोप पत्र। पुलिस जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट वो कोर्ट को, जिला न्यायालय को सौंपती है, जो फौजदारी एक्ट के तहत, और उसके आधार पर फिर अदालत में मुकदमा चलता है। इसमें आपराधिक मामलों में दीवानी मामलों की तरह आप सीधे सीधे न्यायालय में नहीं दायर करते हैं। आपको पहले पुलिस के पास जाना पड़ता है, वहां पर आपकी प्राथमिकी दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जांच करती है और उसके पश्चात फिर अदालत में मुकदमा चलता है। तो इस तरह से ये होता है आपका फौजदारी कानून। तो बच्चों, आपने देखा ये हमारी कानून की जो दो शाखाएं हैं भारतीय कानून में, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र आपने देखा, जिला संबंधित न्यायालयों का आपने कार्य देखा, दीवानी और फौजदारी दोनों के बारे में अलग अलग कैसे मामले दीवानी में जाते हैं, कैसे मामले फौजदारी में जाते हैं, इस पर हमने आपके साथ विस्तार से चर्चा की। अगला जो हमारा एक देखिए विशेष टॉपिक है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका का योगदान। बच्चों बहुत ध्यान दीजिए, न्यायपालिका हमारी व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, गरीबों के, आम जनता के विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में न्यायपालिका का बड़ा योगदान है। आपको मालूम है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कितनी भी मजबूत सरकार हो, किसी को मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है। साधारण से साधारण आदमी भी संस्था के खिलाफ, संगठन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जा सकता है। यदि उसके अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह न्यायालय से कानून की रक्षा के तहत न्यायदान मांग सकता है। और हमारी न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायिक संरचना ऐसी है, न्यायपालिका की संरचना अच्छी ऐसी है, नीचे से लेकर, जिले और तालुके से लेकर उच्चतम न्यायालय तक इतनी अच्छी न्यायिक व्यवस्था है जिसमें आम आदमी का आज भी बहुत अच्छा विश्वास बना हुआ है। तो हमारी न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता से भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और उसकी इस भूमिका के कारण ही भारत का लोकतंत्र दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है और परिपक्व होता जा रहा है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं। दूसरा देखिए कि भारत की न्यायपालिका ने व्यक्ति स्वतंत्रता, संघराज्य और संविधान की रक्षा की। भारतीय न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता से, अपने कार्यों से, निष्पक्ष तटस्थ कार्यों से व्यक्ति स्वतंत्रता अर्थात सामान्य आदमी की आजादी, उसके अधिकारों की रक्षा की है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की है। इसके पश्चात आता है संघ राज्य। आपको मालूम है, भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है, एक मजबूत केंद्र सरकार है। अगर मजबूत केंद्र सरकार किसी राज्य के अधिकारों का हनन करती है, उसका हक मारती है, तो राज्य कहाँ जाएगा, किससे अपनी बात कहेगा? तो राज्य ऐसे में अपनी बात लेकर के न्यायपालिका के पास जाते हैं। भारत की न्यायपालिका ने
संघ राज्यों के अधिकारों की भी बहुत अच्छी तरह रक्षा की है। इसी प्रकार संविधान की रक्षा की है। भारत का संविधान जो भारत की मूल आत्मा है, भारत की शासन व्यवस्था की, तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान उल्लिखित हैं, शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, जनता के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, समाज में विकास के लिए सबको कैसे समान अवसर दिए जाएं, इन सारी व्यवस्थाओं का संविधान में हमारे बहुत अच्छा प्रावधान है। बहुत अच्छा हमारे संविधान विशेषज्ञों ने उसकी रचना में यह प्रावधान किया है। और संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व न्यायपालिका पर होता है। कोई भी सरकार, कोई भी विधानमंडल, कोई भी कार्यकारी मंडल संविधान की मूल आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। न्यायपालिका उसकी रक्षा के लिए सतत सदैव तैयार रहती है और आज तक हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। न्यायपालिका ने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा की। सामान्य जनता में न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है। आज भी भारत में आम जनता के मन में हमारी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है। सबको एक विश्वास होता है कि हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे और हमको वहां से न्याय मिलेगा। बच्चों, एक बात और मैं आपको बताऊं, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, उनके नाम के आगे जैसे आप राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या किसी का आदर सूचक नाम लेते हैं, सम्माननीय, माननीय, श्री लगाते हैं, हमारे इन न्यायाधीशों के नाम के पहले न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं जस्टिस बोबड़े, तो उनको हम न्यायमूर्ति कहते हैं। अर्थात सामान्य जनता का इतना बड़ा विश्वास है भारतीय न्यायपालिका में कि वह उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति में उनको स्वयं न्याय की प्रतिमूर्ति मानता है। अर्थात यह व्यक्ति जो इस पद पर बैठा है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठा है अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठा है, वह स्वयं न्याय की एक मूर्ति है। उससे हमको न्याय मिलना ही मिलना है। वह न्यायदान के सिद्धांत में कहीं भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर सकता। वह तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर के न्याय देने का काम करता है। तो इस तरह से हम देखें, भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने में, भारतीय लोकतंत्र को परिपक्व बनाने में, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाने में हमारी न्यायपालिका का बहुत अच्छा योगदान है। उसके बहुत अच्छे उपादेय हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा हमने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में इन तमाम विषयों पर आपके साथ बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया है। अब आप इसके पश्चात इस पाठ को जब आपने पूरा देख लिया है तो इसके संबंधित कुछ गृह कार्य हमने आपको दिए हैं। इसमें देखिए हमने 2 प्रश्न आपको दिए हैं। केवल प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये 2 सामान्य प्रश्न हैं गृह कार्य के। इसके अलावा बच्चों, जब आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे तो पाठ के अंत में जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं वे सभी बहुत सरल और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप जब पूरे पाठ को एक बार पुनः किताब से पढ़ेंगे, पुस्तक से पढ़ेंगे अथवा जिन जिन मुद्दों पर हमने जो चर्चा किया है या जो यहाँ पर आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत की है उसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहां पर मिलेंगे। जो स्वाध्याय में आपके प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह हमने जो चर्चा की है उसमें सब एक एक पॉइंट उसका उल्लिखित है। तो इस तरह से ये पाठ जो भारतीय न्यायपालिका के बारे में था, उच्चतम न्यायालय से लेकर के जिला और अधीनस्थ न्यायालय तक हमने इसके सभी बिंदुओं पर चर्चा किया है। आशा है यह पाठ आपको खूब अच्छी तरह समझ में आया होगा। और बच्चों, हमारे विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करता हूं आप इस पाठ को खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। कक्षा 8वीं के नए नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।